नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम आपके क्लास 6 से लेकर 12th के सब्जेक्ट वाइज सभी एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की तीसरी क्लास है। इतिहास से हमने शुरू किया है क्लास 6 की। हिस्ट्री के अभी तक हमने शुरू के 5 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। उन 5 चैप्टर्स के 62 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। आज ये हमारा इसका तीसरा पार्ट है और इसमें हम क्लास 6 का जो चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7 इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर देखेंगे। आज के वीडियो में आपको उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ में आपको मगध के क्वेश्चन भी यहां पर देखने को मिलेंगे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले के 2 पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है। तो देखिए, जो हमारा वैदिक काल था उसको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, एक आपका ऋग्वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। जो हमारा ऋग्वेद है वो सिर्फ ऋग्वैदिक काल का है और ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ रचित हुए, चाहे वो बाकी के तीनों वेद रहे हों या हमारे उपनिषद रहे हों या हमारे धार्मिक ग्रंथ रहे हों, सारे के सारे उत्तर वैदिक काल के माने जाते हैं। तो आपसे उत्तर वैदिक काल का पूछा है, ऋग्वेद को हटा देंगे, बाकी का 2, 3, 4, 5 आपका आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि जो हमारे उपनिषद हैं किस काल में लिखे गए, वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में। तो ध्यान रखना, वैदिक काल का जो पहला पार्ट है ऋग्वैदिक काल, उसमें सिर्फ ऋग्वेद लिखा गया है, बाकी के जितने भी ग्रंथ हैं सब आपके उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कथन दिया है, वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया है और कारण दिया गया है, वैदिक काल में समानतः महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो देखिए, यहां पर आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन सिर्फ वेदों को पढ़ने का उनको अधिकार नहीं था, इसीलिए शूद्रों के समान माना गया। ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है, यहां पर आपके कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन को सही स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला है, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। दूसरा स्टेटमेंट है, शूद्रों को अछूत माना जाता था। तो देखिए, क्षत्रियों और वैश्यों दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, ये वाला आपका सही है। शूद्रों को अछूत माना जाता था वैदिक काल में, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो अछूत की अवधारणा थी वो वैदिक काल के बाद आती है, ठीक है, वैदिक काल में नहीं थी। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। उसके आगे का जो काल था वहां पर जाके उत्तर वैदिक काल के बाद जो अछूत छूत की अवधारणा थी वो अस्तित्व में आती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि वैदिक काल में इनको अछूत नहीं माना जाता था। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। सभी वर्णों के निर्धारण जन्म के आधार पे होते थे। तो ये वाला भी आपका सही है, कुछ हद तक सही है। जैसा हमने कहा, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी ये शुरुआत से थी, लेकिन शुरुआत में वर्ण व्यवस्था ये व्यवसाय पर आधारित होती थी। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शुरुआत में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित होती थी, व्यवसाय पर। जो जैसा काम करता था उसे उसी जाति का माना जाता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होने लगी। तो इसको ध्यान रखना। तो वैदिक काल का ही पार्ट है उत्तर वैदिक काल, तो आप इसको सही यहां पर मान सकते हैं। तो पहला और तीसरा आपका यहां पर सही है, सेकंड वाला गलत है। एक पेपर में आया था, अछूत की अवधारणा कब विकसित हुई, तब आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल के बाद। नेक्स्ट है, वैदिक काल के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। चलिए सही कथन को पहचानते हैं। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं करी गई थी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। जब शुरुआत में वर्ण व्यवस्था करी गई तो इसको कई सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। कुछ लोग जन्म के आधार पे सही नहीं मानते थे वर्ण को निर्धारण करना कि कौन किस जाति का है। कुछ लोग व्यवसाय के आधार पे भेदभाव करने को स्वीकार नहीं करते थे। तो कई सारे लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। पहला वाला सही है। दूसरा, उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था।
देखिए जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र था यहां पर हमें आर्थिक असमानता काफी कम देखने को मिलती है, यानी लोगों में ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं था, पुरोहितों का प्रभाव भी यहां पर कम था। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, महाजनपदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। महाजनपदों की राजधानियों में किलेबंदी करी गई थी, तो ये आपका सही है। जब महाजनपद बने, 16 महाजनपदों में पूरा भारत बटा हुआ था, तो इनकी अपनी अपनी राजधानियां थीं और इन राजधानियों की किलेबंदी भी करी गई थी। दूसरा है, राजा संपूर्ण सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में दिया जाता था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका आधा सही है, आधा गलत है, तो इसको हम गलत की श्रेणी में मानेंगे। सेना तो रखने लगे थे, उनको वेतन का कुछ भाग आहत सिक्के के रूप में दिया जाता था, ना कि पूरा भाग। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। सेकंड वाला आपका गलत है, सिर्फ पहला वाला आपका सही है। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की जो थ्योरी है चैप्टर्स की, उनके ऊपर बेस्ड है। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और ये अभी क्लास 6 के क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 7th में, 8th में, 9th में, तो यही चैप्टर्स आपको और ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन यहाँ पर देंगे और वो आपको तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब आपका ये बेसिक पीछे से क्लियर रहेगा। कई बार क्लास 6 के ही, अगर आप अभी तक के हमने जो 67 क्वेश्चंस को देखा है, आप इनको देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट पेपर में पूछे गए हैं और आपको किसी दूसरी बुक में देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपकी कक्षा 6 से उठाए जाते हैं। चलिए अगला है, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो महाजनपदों के टैक्स व्यवस्था के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो पहला वाला आपका गलत हो गया। जो कर का हिस्सा था वो 1/3 नहीं होता था, 1/6 होता था। तो ऑप्शन जो पहला वाला है आपका कथन, वो गलत है। जो टैक्स लिया जाता था ज्यादातर वो कैसा लिया जाता था? 1/6। दूसरा, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। तो ये वाला आपका सही है। जो कारीगर होते थे, देखिए जो किसान थे, उस समय ज्यादा जनता तो किसान थी, तो किसान से तो आप उनकी उपज का कुछ भाग ले लोगे टैक्स के रूप में, लेकिन जो कारीगर हैं, जैसे बुनकर हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, इनसे क्या लोगे आप उपज का? ये किसान तो है नहीं, इनसे भी टैक्स लिया जाता था और इनसे श्रम के रूप में टैक्स लिया जाता था। यानी महीने में जैसे कुछ दिन फिक्स कर दिए जाते थे कि ये इस दिन सिर्फ राजा के लिए काम करेंगे, तो ये राजा के लिए मेहनत करते थे, यानी कि उसके लिए फ्री में काम करते थे, श्रम के रूप में ये अपना टैक्स देते थे। तो इसको आपने ध्यान रखना है, केवल सेकंड स्टेटमेंट यहां पे सही है। तो कारीगर क्या देते थे? कारीगर श्रम के रूप में टैक्स देते थे। नेक्स्ट है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो फिर से टैक्स सिस्टम को लेकर है। चलिए, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो ये आपका सही है। जो पशुपालक होते थे, किसानों को तो उपज का हिस्सा देना है, कारीगरों को श्रम के रूप में देना है। जो पशुपालक होते थे, जानवर या उनके उत्पादों को टैक्स के रूप में देते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। ये वाला भी आपका सही है। जो आखेटक और संग्राहक होते थे, उनको टैक्स से मुक्त रखा गया था। तो ये वाला गलत है। टैक्स फ्री किसी को नहीं रखा गया था। जो आखेटक यानी जो शिकारी होते थे और खाद्य संग्राहक होते थे, जो खाना जमा करने वाले होते थे, जंगलों में जो ज़्यादा रहते थे, उनको जंगलों से जो जो चीज़ें प्राप्त होती थी उनको टैक्स के रूप में राजा को देना होता था। तो यहाँ पर आपका ये वाला कथन गलत है। आपको सही बताना था, पहला और दूसरा सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? कौशाम्बी की बात करें तो जैसा हमने बोला, उस समय 16 महाजनपद थे। उन्हीं में से एक महाजनपद था वत्स महाजनपद, और इसी वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, जो आपके आज के इलाहाबाद के नज़दीक स्थित थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। कौशाम्बी से हमें किले की दीवार के अवशेष भी मिले हैं। नेक्स्ट है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो देखिए, महाजनपद काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े चेंजेस हुए। पहला चेंज था, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। अभी तक लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन अब जो हल का फाल होता था, जिससे जमीन को जोता जाता था, वो लोहे का बनना लगा था। इससे खेतों की जुताई काफ़ी आसान हो गई, उपज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई।
दूसरा चेंज हुआ, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने के बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। तो जैसे हम आज धान लगाते हैं ना, सीधा उनका रोपण करते हैं, पहले बीज छिड़के जाते थे। महाजनपद काल में यह परिवर्तन हुआ कि उन्होंने अब बीजों को छिड़कने के बजाय पौधरोपण करके धान की खेती शुरू कर दी। तो ये दो चेंजेस कब हुए? महाजनपद काल में। क्वेश्चन आ सकता है, दोनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट है, मगध के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं मगध को लेकर, क्योंकि जो आपके 16 महाजनपद थे, इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। क्यों शक्तिशाली बना, उसका रीजन इस क्वेश्चन में है। देखिए, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि नदियां यहां से होकर गुजरती थी तो यहां की जो जमीन थी काफी ज्यादा उपजाऊ होती थी। ठीक है। दूसरा, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। जंगलों से भरे होने के कारण मगध को यहां से हाथी मिल जाते थे, रथों के लिए, गाड़ियों के लिए लकड़ी मिल जाती थी, घरों के लिए, तो वो सारी चीजें उनको संसाधन जंगलों से मिल जाते थे। और तीसरा है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, जिससे मगध के शासकों को जो हथियार बनाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे। इन सारी चीजों से, क्योंकि आसपास का वातावरण इनका ऐसा था कि सारी चीजें इनके पास थी, इनके पास पानी था, उपजाऊ जमीन थी, जंगल था जहां से सारी चीजें मिल रही थी, और फिर औजार बनाने के लिए भी इनके पास पर्याप्त रॉ मटेरियल था। तो इन सारी चीजों से मगध काफी शक्तिशाली हो जाता है। तीनों यहां पर आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? तो देखिए, मगध का सम्राट था बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये सारे मगध के सम्राट थे। जो प्रसेनजीत था ये कौशल महाजनपद का शासक था, मगध का शासक नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? तो मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं, बिहार में है। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसको हम पटना कहते हैं, बिहार में है। लेकिन श्रावस्ती कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही। जो श्रावस्ती थी ये कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो आपका कौन राजधानी नहीं रहा बताना था, तो केवल 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सिकंदर के अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, सिकंदर जो कि मकदूनिया का शासक था, दुनिया जीतने के लिए निकला था, कई सारे शासकों को पराजित करने के बाद यह भारतीय उपमहाद्वीप में आया। जब भारतीय उपमहाद्वीप में वो आया तो गंधार के शासकों को पराजित कर दिया। लेकिन उस समय जो पोरस राजा थे, उन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध लड़ा। झेलम की नदी के तट पर वो युद्ध हुआ, जिसे हम हाइडे स्पीसीज का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में भी पोरस को पराजित करने के बाद सिकंदर ने झेलम नदी को पार किया और पहुंच गया ब्यास नदी के किनारे तक। सिकंदर की सेना यहां पर ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। क्वेश्चन आता है, किस नदी को पार करने से या उसके आगे जाने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था? तो वो थी आपकी ब्यास नदी। ठीक है। अब इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो यही है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। और नदी कौन सी थी? ब्यास नदी। अब क्यों इनकार किया, उसके पीछे काफी कारण हैं। जैसे पहला कारण था कि सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल सेना, रथ सेना और हाथियों की बड़ी बड़ी सेना से भयभीत हो चुकी थी। उनको आइडिया लग चुका था कि भारत में राजाओं के पास सेना काफी बड़ी है। दूसरा कारण दिया जाता है कि जो सिकंदर की सेना थी, कई वर्षों से लगातार ये लड़ते हुए आ रहे थे, तो अब ये ज्यादा थक चुके थे। और इन्होंने जब पोरस के साथ लड़ाई लड़ी तो इन्होंने देखा कि जब एक राजा को पराजित करने में हमें इतना समय लग गया, आगे तो और ज्यादा शक्तिशाली राजा हैं। तो इन सब कारणों से सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी थी और सिकंदर को वापस जाना होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वज्जी महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? देखिए, वज्जी महाजनपद की बात करें, इसकी राजधानी थी वैशाली में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो मथुरा थी ये सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। कौशांबी हमने बात करी, ये वत्स महाजनपद की थी। और चंपा आपके अंग महाजनपद की राजधानी थी। गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए, गण या संघ की अगर हम बात करें, उस समय 16 महाजनपद थे। ज्यादातर महाजनपदों में एक राजा होता था, उसके अंडर में सारी सेना होती थी। लेकिन एक महाजनपद ऐसा था वज्जी, जहां की शासन व्यवस्था थोड़ी अलग होती थी, गणतंत्र रूप वहां पर होता था और उसी को कहा जाता था गण या संघ। तो गण या संघ में क्या होता था, चलिए उसको देखते हैं।
एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। तो ये वाला आपका गलत है। हमने कहा जो वज्जी की शासन व्यवस्था थी वो थोड़ी अलग थी और उसको कहते थे गण या संघ। गण या संघ में कई सारे लोग शासक होते थे और हर व्यक्ति को राजा कहा जाता था। इसमें कोई इंडिविजुअल शासक नहीं होता था, कई सारे लोग राजा होते थे, सारे साथ में बैठते विचार करते, कोई भी निर्णय लेना होता था, सभाओं का आयोजन होता था। एक तरीके से आप कह सकते हो लोकतंत्र था। यहां पर क्वेश्चन भी आता है कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र हमें कहां देखने को मिलता है? वज्जी संघ में देखने को मिलता है। तो पहला वाला तो आपका गलत हो गया कि एक ही शासक के अधीन, तो ये वाला गलत है। दूसरा, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे, तो ये वाला आपका सही है। जो महात्मा बुद्ध थे ये शाक्य गण के थे और महावीर स्वामी आपके वज्जी संघ के थे, तो दोनों आपके गण या संघ से संबंधित थे। केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट है, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त करी थी? तो जो ये स्वतंत्र होते थे, एक तरीके से लोकतांत्रिक महाजनपद थे, इनको कई सारे राजा जीतना चाहते थे लेकिन कोई जीत नहीं पाया। अंत में जाकर जो गुप्त शासक थे वो इसको जीत लेते हैं। तो गणों पर संघों पर अधिकार कौन करता है? गुप्त शासक करते हैं। इनके बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और ज्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट है, दिग् निकाय निम्नलिखित में से क्या है? अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं, ठीक है। दिग् निकाय एक फेमस बौद्ध ग्रंथ है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो हमें वज्जी संघ का वर्णन मिलता है कि वज्जी में सभा होती थी, कई सारे लोग उसमें राजा होते थे, सबको राजा कहा जाता था, चर्चा होता था, वाद विवाद होता था कोई भी फैसले में, तो वो सारी जानकारी हमें इसी दिग् निकाय में मिलती है और ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने उस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम क्या था? तो अजात शत्रु भी वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था और इसके लिए इसने अपने एक मंत्री को महात्मा बुद्ध के पास भेजा जिसका नाम था वर्षाकार, या वर्षाकार भी इसको कहीं पर लिखा गया है। कई बार क्वेश्चन आया है कि जो वर्षाकार है ये किसका योग्य मंत्री था? अजात शत्रु का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो जैन सिद्धांत के अनुरूप है आपका पहला, अहिंसा का पालन करना चाहिए, और दूसरा, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही हो जाएंगे। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को बताया, तो ये वाला आपका सही है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन कष्टों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं से हुआ है। इसी चीज को महात्मा बुद्ध ने तृष्णा या लिप्सा कहा है, ठीक है। तो ये वाला तो आपका सही है। बुद्ध ने दुख का कारण किसको कहा? तृष्णा को बताया। दूसरा, उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, तो ये आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके यहां पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहां एक स्तूप का निर्माण कराया गया था? तो महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश कहां दिया था? वही तो क्वेश्चन है। ये दिया था सारनाथ में और इनके ऊपर यहां पर बाद में एक स्तूप का निर्माण कराया गया। महात्मा बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे यहां पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया बिहार में पड़ता है और बाद में वो सारनाथ आते हैं और यहां पर अपना पहला उपदेश देते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथों में क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, कथन दिया है साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। ये कथन है। कारण, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण इसकी सही स्पष्टीकरण भी है। महावीर और उनके जो अनुयायी थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करें और उस समय की जो जन भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, तो इसीलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षाएं दी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? तो बौद्ध संघ के संदर्भ में सही कथन बताना है। चलिए देखते हैं। पहला, संघ भिक्षुओं का एक संगठन था। ये आपका सही है। बौद्ध धर्म में या महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना करी गई। जो भी लोग गृह त्याग करते, ज्ञान की प्राप्ति के लिए या संन्यास लेते, तो उनके लिए एक संगठन बनाया जिसको संघ कहा गया। तो इसमें जो भी भिक्षुएं होते थे वो शामिल होते थे।
दूसरा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। ये वाला क्वेश्चन पिछले साल आपसे पूछा गया था कि बौद्ध संघ के नियम किस में संकलित हैं? विनय पिटक में। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। संघ से संबंधित, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, तो ये वाला सही है। ये सारी जानकारी हमें विनय पिटक से मिली है, क्योंकि संघ के नियम किसमें है? विनय पिटक में। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये वाला भी आपका सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो ये वाला भी आपका सही है। चौथा वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, तो गलत हो जाएगा। माता पिता की नहीं, पति की इनको अनुमति की आवश्यकता होती थी। ठीक है, जो बच्चे होते थे उनको होती थी अपने माता पिता की आवश्यकता, अनुमति की आवश्यकता, लेकिन जो विवाहित स्त्री हैं उनको पति की आवश्यकता यहां पर होती थी, उनकी अनुमति की। इसी प्रकार जो दास होते थे, दास भी बौद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। दासों को अपने स्वामियों से अनुमति लेनी थी। जो राजकर्मी होते थे उनको राजा से अनुमति लेनी होती थी। जो कर्जदार होते थे उनको अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। इसको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो देखिए, विहार के संदर्भ में सही कथन कौन है? चलिए, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। देखिए, जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी होते थे ये पूरे साल में अलग अलग जगहों पे जाकर भिक्षा मांगते थे, लेकिन वर्षा काल जब आता था तो ये ट्रैवल नहीं कर पाते थे, इधर उधर जा नहीं पाते थे। तो जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी वहीं पर ये रहना शुरू करते थे और उन्हीं जगहों को विहार कहा गया। बाद में इन्होंने धीरे धीरे उनके वही निवास स्थल बन गए जिनको भी विहार कहा गया। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनकी शरण स्थली थी, शरण लेते थे वर्षा काल में, बाद में निवास स्थल में बदल गया। ये था आपका विहार। ये तो आपका पहला वाला सही है। दूसरा, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब बाद में जो राजा होते थे या धनी व्यापारी होते थे, फिर उन्होंने इनके लिए भूमि दान देनी शुरू करी, जहां पर ये अपने विहारों का निर्माण कराते थे। तो ऑप्शन दोनों आपके सही हैं, विकल्प सी सही आंसर होगा। जो महाराष्ट्र में स्थित है आपकी कार्ले की गुफाएं, कार्ले की गुफाएं एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार है। ठीक है, कथन दिया है, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। यह पहला कथन है। कारण दिया है, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। तो देखिए, स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी आश्रम व्यवस्था में, और उनको अपने पतियों के द्वारा जो नियम पालन किए जा रहे हैं उन्हीं का पालन करना होता था। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन ये कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी सही विकल्प होगा। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? एक पेपर में आया था, बताइए जरथुस्त्र किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपके पारसी धर्म से संबंधित है। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन ज़ेंद अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। यह भी आपका सही है। ठीक है, ज़ेंद अवस्था किनका धार्मिक ग्रंथ है? पारसियों का। ठीक है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। तो ये वाला भी आपका सही है, दोनों कथन सही है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन याद करना है वो ये रखना है, तो जरथुस्त्र को याद करना है, ईरानी पैगंबर थे, पारसी धर्म से संबंधित है, और दूसरा जो इनका धार्मिक ग्रंथ है वो ज़ेंद अवस्था के नाम से फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है, उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर सही कथन कौन सा है? तो उपनिषदों के बारे में देखना है, चलिए देखते हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा थे। ऊपर मैंने आपको समझाया जो उपनिषद थे वो किस काल के थे? उत्तर वैदिक काल के। सही हो जाएगा। दूसरा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये वाला भी आपका सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच का बातचीत का संकलन किया गया है। ये भी आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। उपनिषदों में संकलित वार्तालाप के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपने सही नहीं बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको सही पूछा है, सही नहीं पूछा है, ऐसी चीजें, क्योंकि कई बार एग्जाम में गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है।
इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा कि उपनिषदों में जो अध्यापक होते थे और विद्यार्थी होते थे उनके बीच के वार्तालाप का संकलन है। वही क्वेश्चन है कि इन संकलनों में जो अधिकांश होते थे वो पुरुष ब्राह्मण और राजा होते थे। तो पहला वाला आपका सही है, अधिकांश पुरुष होते थे लेकिन कुछ महिलाएं भी हमको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियों विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। अधिकांश पुरुष होते थे, देखिए सभी अगर पुरुष लिखा होता तो गलत हो जाता, अधिकांश लिखा है तो ये तो सही है। दूसरा, कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियों विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, तो ये भी आपका सही है। विद्वत्ता के लिए फेमस गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, तो काफी विद्वान थी गार्गी और ये भी भाग लेती थी, ये भी सही है। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, तो निर्धन व्यक्ति जो होते थे वो बढ़ चढ़कर नहीं बहुत कम हिस्सा लेते थे, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शुरुआत के 3 सही है, ये गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से सही नहीं है, चलिए देखते हैं। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, तो पहला वाला आपका सही है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उनको कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। और जैन धर्म के ऊपर हमने सिद्धांत देखे, हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो किसानों के लिए काफी मुश्किल था जैन धर्म का पालन करना, ये भी सही है। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ, तो ये भी आपका सही है। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई हैं। तो देखिए जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं जो वर्तमान की हैं, इनको गुजरात के वल्लभी में लिखा गया था, ना कि कुशीनगर में। कुशीनगर महात्मा बुद्ध से संबंधित है, उनकी मृत्यु यहां पर हुई थी, जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो वल्लभी इसका आंसर होता यहां पर अगर, तो सही हो जाता, गुजरात के वल्लभी में इनको लिखा गया था। ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट है, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है। चलिए फिर से सही वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, सही है। जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे उनकी बात है। उन्हें पूरी ईमानदारी से रहने और चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी, तो ये भी आपका सही है। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, ये भी आपका सही है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना करी, संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है? तो देखिए पाणिनि की एक फेमस रचना है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक मानी जाती है अष्टाध्यायी। किसकी है? पाणिनि की है, इसको ध्यान रखेंगे। संबंध पूछा जा सकता है, जैसे दे दिए ना विकल्प में, भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, पाणिनि की जो रचना है आपकी अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली रचना मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 ऑल एमसीक्यू सीरीज का आज हमने तीसरा पार्ट यहां पर कवर किया है। 3 पार्ट्स में 94 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके कवर हो चुके हैं और हर क्वेश्चन आपके इसी प्रकार हमने देखे, कॉन्सेप्ट के साथ, स्टेटमेंट के साथ। गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है, सही के पीछे का कारण, गलत के पीछे का कारण, सबको हमने अभी तक कवर करते आए हैं। इन 94 क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कितने ही क्वेश्चन आपको हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आप जरूर अटकेंगे। इसी तरीके से हम पूरे क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को कवर करेंगे। जैसे हिस्ट्री के अभी तक 94 को कर चुके हैं, ऐसे ही इसको आगे लेकर चलेंगे और 12th तक आपके सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो जाएंगे एक ही तरीके से। इसी प्रकार भूगोल के, पॉलिटी के, अर्थव्यवस्था के सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। उनकी क्लासेस भी जल्द शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।